हाय एवरीवन। सो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। तो इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है? ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है। इसमें हमारे पास बस क्या अलग रहेंगे कि डिसीजन वेरिएबल हमें बोल देगा कि वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, सो डेफिनेशन भी यही लिखा है कि ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच ऑल और सम ऑफ द डिसीजन वेरिएबल आर कंस्ट्रेंट टू एज्यूम नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू इज कॉल्ड आईपीपी। मतलब डिसीजन वेरिएबल अगर हमारे किसी भी एलपीपी में बोल देता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे तो उस प्रॉब्लम को, उस एलपीपी को हम लोग बोलेंगे कि वो एलपीपी जो है वो इंटीजर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। सो अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सेम फॉर्मेट ही रहेगा। सो इसका फॉर्मेट भी इसी तरीके से है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिए हुए हैं और हमारे पास कंस्ट्रेंट भी दिए हुए हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 1, कंस्ट्रेंट नंबर 2, ये दो कंस्ट्रेंट है हमारे पास। और डिसीजन वेरिएबल भी हमारे पास दो है, x1 और x2। सो x1 x2 की वैल्यू जो यहाँ पे है क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये जो यहाँ तक का जो लाइन है, ये वाली लाइन तक का, ये हम लोग बोलते हैं कि ये एलपीपी है। और इस एलपीपी को सॉल्व हम लोग करने के लिए यूज करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, डुअल सिंप्लेक्स मेथड, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। इस तरह के मेथड्स को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको यूज करते हैं। इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यहाँ पे जो बोला है कि डिसीजन वेरिएबल को पॉजिटिव इंटीजर होना होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड की हुई है। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x1 और x2 जो है वो इंटीजर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग सिंप्लेक्स मेथड को, सपोज सिंप्लेक्स मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा और x1 x2 की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी तो उस सिचुएशन में हम लोग x1 और x2 की वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम में जो कंडीशन दिया हुआ है वो है x1 और x2 को इंटीजर होना होगा। तो यही बस इतना सिंपल सा है। और हमें क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करके एक x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, जो कि ऑप्टिमल भी होना चाहिए और इंटीजर भी होना चाहिए। सो ये रियल लाइफ में इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज अगर एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है तो उसमें हमारे पास कुछ लैंड है, सपोज 1 बीघास ऑफ लैंड है और हमें राइस की प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि राइस की प्रोडक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। और इसके साथ ही हमारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास लेबर्स है, हमारे पास सीड्स है और फर्टिलाइजर्स है। ये सब हमारे पास रिसोर्स लग रहा है। तो इनमें से जो हमारा एक रिसोर्स है जो कि है लेबर, तो वो लेबर जो होगा वो हमारा इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर लेबर की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो वो एक मीनिंगलेस सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग कुछ कंडीशंस ऐसे भी होते हैं इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम में, जिसमें हमें बोला जाता है कि x1 और x2 जो है या फिर कोई भी एक डिसीजन वेरिएबल इंटीजर हो या फिर सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल ही इंटीजर हो। तो अब इसके जो है कुछ टाइप्स को देख लेते हैं कि इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के कितने टाइप होते हैं। तो जो पहला टाइप है आईपीपी का है वो है प्योर आईपीपी। इसमें क्या है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका मॉडल जो हम लोग सबके मॉडल में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक एलपीपी है, इसमें दो जो है डिसीजन वेरिएबल, ये मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, 2 डिसीजन वेरिएबल है तो कितने डिसीजन वेरिएबल है, तो 2 है। तो दोनों क्या होगा, दोनों हमारे जो है वो इंटीजर होंगे, x1, x2 आर इंटीजर्स। ये वाली कंडीशन अगर है किसी भी एलपीपी में इस तरह का देखने को मिल रहा है तो वो बोलेंगे प्योर आईपीपी। अगर सपोज यहाँ पे x3 भी एक ऐड होता है, यहाँ पे 3 डिसीजन वेरिएबल होते और कंडीशन में हमारे पास रहता है x1 x2 x3 ऑल आर इंटीजर्स, तब हम लोग बोलते हैं वो प्योर आईपीपी है। मिक्स्ड आईपीपी के केस में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी डिसीजन वेरिएबल है फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एटलीस्ट 1 अगर कोई भी डिसीजन वेरिएबल है और वो बोल दिया जा रहा है कि वो इंटीजर है। सपोज यहाँ पे 2 डिसीजन वेरिएबल है और x2 को अगर बोल दिया जा रहा है कि x2 इज इंटीजर, अगर ये कंडीशन है तो हम लोग उसको बोलेंगे मिक्स्ड आईपीपी। मतलब एटलीस्ट एक डिसीजन वेरिएबल हमारा इंटीजर होना चाहिए। और 0 और 1 आईपीपी में क्या है कि यहाँ पे हमें बोलेगा कि x1 जितने भी डिसीजन वेरिएबल है वो सारे जो है वो बिलोंग्स करेंगे 0 और 1 के। मतलब आइदर x 0 या 1 होना चाहिए x1, और आइदर x2 जो है 0 और 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, मतलब जो भी वैल्यूज आएंगे हमारे वो 0 और 1 के फॉर्म में आएगा, तो उसको बोलेंगे 0-1 आईपीपी। तो 3 टाइप के आईपीपी के हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड्स है, वो मेथड्स को देखते हैं हम लोग। सो पहला जो मेथड है हम लोगों का आईपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो है गोमोरिस कटिंग प्लेन मेथड, और सेकंड है ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गोमोरिस कटिंग प्लेन मेथड को यूज करके किस तरीके से हम लोग प्योर आईपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सो ये है हमारा आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कंस्ट्रेंट्स भी हमारे पास 2 दिए हुए हैं, और इस कंस्ट्रेंट में हमारा जो डिसीजन वेरिएबल यूज हुआ है वो है x1 और x2, और दोनों हमें इंटीजर बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स।
एल्गोरिदम, उसको भी हम लोग यहाँ पर फॉलो अप करेंगे। तो ये हमारे पास मैंने कुछ लिख के रखा है, ये सारे स्टेप्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट द मिनिमाइजेशन आईपीपी इंटू इक्विवेलेंट मैक्सिमाइजेशन आईपीपी, इग्नोर द इंटीग्रिटी कंडीशन। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले ही ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, स्टेप्स को फॉलो करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अभी जो है सिंपल हम लोगों को सिंप्लेक्स मेथड को ही फॉलो करना है। इसको हम लोग ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन दिए हुए हैं ना, x1 और x2 आर इंटीजर, इसको इग्नोर करना है। और ये जो इतना सारा जो कंडीशन दिया हुआ है, सॉरी जो एलपीपी दिया हुआ है, इसको इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको लेकर के हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और हम लोग अपना जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो सिंप्लेक्स मेथड से निकालेंगे। तो यही चीज है जो यहाँ पे दी हुई है कि मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करो। इंट्रोड्यूसिंग स्टेप 2 में है, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इफ नेसेसरी टू कन्वर्ट द गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉब्लम एंड ऑब्टेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। स्टेप 1 स्टेप 2 में यही लिखा है कि आप लोग उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर दें। सो मैंने सिंप्लेक्स मेथड ऑलरेडी पढ़ा चुका है और उम्मीद है कि अगर आप लोग इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं तो सिंप्लेक्स मेथड आपको आता ही होगा। ओके, सो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर फिर भी इसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लेस देन इक्वल टू का सिंबल। सबसे पहले तो जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाई, क्योंकि ये यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो हम लोग जानते हैं लेस देन और इक्वल टू का सिंबल अगर किसी कंस्ट्रेंट में रहता है तो स्लैक वेरिएबल को ऐड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैक्स जेड इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये कंस्ट्रेंट हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 2x2। लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, s1 को ऐड कर रहे हैं s1, और ये इक्वल टू का सिंबल हो जाएगा इक्वल टू 5। इसी के साथ यहाँ पे हो जाएगा x2 प्लस s1 ऐड किया, s2 भी ऐड करेंगे इक्वल्स टू 2। और साथ ही में यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। s1 s2 ऐड किया है तो इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, ये 0s1 और 0s2, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, इनिशियली s1 इक्वल्स टू 5 और s2 इक्वल्स टू 2, ये दोनों हम लोगों ने ऐड किया है। x1 x2 0 हुआ तो s1 5 s2 2 हो जाएगा। सेम हम लोगों को सिंपल मेथड ही, सिंप्लेक्स मेथड से ही यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग को बनाएंगे अपना इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। टेबल हम लोग को उसी तरीके से बनाना है जैसे हम लोग पहले बना देते। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास CB, ये होगा B और ये होगा हमारा XB। ओके, ये हो जाएगा हमारा CJ और ये नीचे हम लोग लिखते हैं कैलकुलेट करके ZJ माइनस CJ की वैल्यू। और ये जो हमारे जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं हर एक कॉलम। तो x1 x2 यूज हुआ है और s1 s2 यूज हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, CJ में वो वैल्यू लिखते हैं जो हम लोग ऊपर में हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में होते हैं। तो x1 के लिए 1 है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये भी 1 है, ये दोनों 0 0 है, लिख देंगे। ठीक है, बेसिक वेरिएबल हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया था s1 और s2, तो s1 s2 लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या आई थी, 5 और 2। यहाँ राइट हैंड साइड की वैल्यू जो होती है वही होती है हमारे पास xb की वैल्यू। cb क्या है, कॉस्ट है, तो s1 की कॉस्ट यहाँ पे लिखते हैं, s1 की कॉस्ट है 0, s2 की कॉस्ट है 0, और ये यहाँ पे इसको देख के लिखते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट में हमारे पास x1 की वैल्यू है 3, x2 है 2, s1 है 1 और s2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है 0। सेकेंड कंस्ट्रेंट में हमारे पास x1 0 है, x2 1 है, s1 भी 0 है और s2 1 है। ठीक है, इसके बाद के प्रोसेस है ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करना। ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला होते हैं, हमें पता है ZJ माइनस CJ इक्वल्स टू होता है CB इंटू XJ और ये माइनस CJ, मतलब ZJ का फॉर्मूला ZJ इक्वल टू होता है CB इंटू XJ और ये जो माइनस CJ है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा तो अब जरूर याद आ गया होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं हर एक कॉलम के लिए। सो ZJ माइनस ZJ यानी कि XB इंटू CB, CB x1। ठीक है, तो x1 के लिए निकालेंगे XJ है, 1 के लिए निकालेंगे x1। सो 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0 माइनस CJ यानी कि -1। सो क्या होगा यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ 0 और 0। फर्स्ट जो इनिशियल टेबल होता है वहां पे ZJ माइनस CJ का वैल्यू जो है माइनस ऑफ CJ होता है, तो माइनस लगा के लिख देंगे क्योंकि इधर तो 0 0 ही होना है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब 0 हो जाएगा,
यानी कि जेड से 0 और यहाँ पे सीजे जो है माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग जेड से माइनस सीजे क्यों निकालते हैं, हम तो सीजे माइनस जेड से को निकालना होता है। तो यार एक ही बात है, जेड से माइनस सीजे निकालो, सीजे माइनस, दोनों को माइनस करना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, जेड से माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम लोग को फाइंड आउट करना होता था। अगर आप सीजे माइनस जेड से निकाल रहे हो तो आप लेस देन 0 ले सकते हो। सो ये सेम चीज है। ओके, सो अब क्या करना है, हमें देखना है कि ऑल जेड जे माइनस सीजे जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं। तो मैक्सिमम जो नेगेटिव होता है वैल्यू उसको लेते हैं, मोस्ट नेगेटिव। सो मोस्ट नेगेटिव यहाँ पे 2 है, दोनों टाई कर रहे हैं -1 तो किसी भी एक को ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे x1 को ले रही हूँ। सो x1 क्या करेगा, हमारे बेसिस के अंदर जाएगा और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि x1 बेसिस के अंदर जा रहा है। तो इन दोनों में से बेसिस के बाहर कौन आ रहा है, इसको निकालने के लिए हम लोग मिनिमम रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। मिनिमम रेशियो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और इसका फॉर्मूला होता है xb डिवाइडेड बाई जो भी हमारा वैल्यू आया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x1 हम लोग को अंदर जाना है तो x1, इसको बोलते हैं की कॉलम। तो की कॉलम xb डिवाइड बाई की कॉलम, और जो हमारा की कॉलम है यानी कि x1 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो उसके लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो xb है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट रो के लिए आया 5 डिवाइडेड बाई 3 है यहाँ पे, 5 डिवाइडेड बाई 3, 5/3 और 2/0। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे इसके लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे। सो 5/3 है, तो यही हमारा मिनिमम रेशियो, क्योंकि यही है तो इसके साथ जो क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा रो, ये S1 की रो है। तो ये जो रो है हमारा ये होगा की रो और ये x1 है की कॉलम। इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3, वो हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। अब टेबल को इम्प्रूव करते हैं, दूसरा टेबल यहाँ पे सेकेंड टेबल बनाते हैं। सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल में भी वही रहेगा हमारे पास, यहाँ पे CB, यहाँ B और ये XB, ये होगा CJ और ये ZJ माइनस CJ सेम। ठीक है, और ये भी हमारे पास x1 x2 और s1 s2। बेसिस में क्या रहेगा, बेसिस में हमारे पास s1 बाहर जा रहा था और उसकी जगह x1 अंदर आ रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 और ये s2 सेम रह जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पे जो कॉस्ट है, सबकी कॉस्ट तो सेम ही रहती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये तो चेंज होता नहीं है। x1 के सामने लिखेंगे 1 क्योंकि x1 की कॉस्ट 1 है, s2 की कॉस्ट है 0 तो इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद टेबल को इम्प्रूव करना है, तो ये वाला बाकी के वैल्यूज यहाँ पे नहीं ले सकते, ये इतना तो सेम रहेगा, इतना समझ में आ गया, क्योंकि s1 बाहर जा रहा है, x1 अंदर आ रहा है। अब क्या करना है, हमें की एलिमेंट को टारगेट करना है। की एलिमेंट हमारा 3 है, इसको हमें 1 करना है। उसको 1 करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम इस पूरे रो को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम लोग पूरे रो को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5/3, तो इस वैल्यू को लिख देंगे 5/3। यहाँ पे है 3 यानी कि 3/3 1, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये होगा 0 हो गया। ये हो गया हमारे पास। और दूसरा हम लोग टेबल को इम्प्रूव करने के लिए ये करते हैं। सेकेंडली क्या करेंगे, हमारे पास इतना हमें पता है कि जो बेसिस में जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी यहाँ पे s1 s2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। s1 क्या है 1 0 और s2 क्या है 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी जो बेसिस में एलिमेंट है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है x1 है तो x1 होगा 1 0 और s2 है तो s2 होगा 0 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारे वैल्यू पता कर चल गए हमें, तो ये 1 2 और 3, अब इन 3 की वैल्यू को निकालना होगा। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम जो है शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, हम रो ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटीजर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट ही मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो वो रो ऑपरेशन वाला मेथड भी जो है यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ इस वैल्यू को निकालना है, तो मैं एक बार बोल देती हूँ किस तरीके से निकालते थे हम लोग। जैसे यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस टेबल देखेंगे 2, तो 2 को क्या करना है, 2 को डायरेक्ट की एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 6। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे क्रॉस, मतलब हमें क्रॉस बनाना है। जैसे सपोज अगर हम लोग इसको की एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे जा रहा है इधर, और क्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी एक क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, यहाँ पे मैं एक बार कर देती हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस, क्रॉस बनने के लिए 5 × 0 होना होगा, तो 5 × 0, बीच में माइनस का सिंबल होना चाहिए। ओके, और डिवाइडेड बाई की एलिमेंट, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 क्या है की एलिमेंट। सो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 3 6, 6 - 0, सो 6/3 यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 2।
सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले कॉलम के लिए इस वाली पोजीशन के लिए वैल्यू निकाले तो क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रीवियस टेबल देखना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट इसको की एलिमेंट से, यानी कि 3 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 क्रॉस बन रहा है, 1 इंटू 0 0, सो 0/3 यानी कि 0, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा हमारे पास 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, ये वैल्यू आएगा हमारे पास 1। ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करने के लिए सेम हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 1, सो ये वैल्यू आएगा यहाँ पे हमारे पास 0, ये वैल्यू आएगा हमारे पास -1/3, यहाँ पे 1/3 और ये 0। ZJ माइनस CJ आ गया। अब क्या देखेंगे, ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक नेगेटिव वैल्यू दिख रही है और एक ही नेगेटिव वैल्यू है, तो मोस्ट नेगेटिव का जरूरत नहीं, नेगेटिव आया है तो यहाँ पे ये x2 हो जाएगा हमारे पास की कॉलम। की कॉलम फाइंड आउट करने के बाद मिनिमम रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, XB डिवाइडेड बाई x2, क्योंकि x2 हमारा की कॉलम है, तो XB को x2 से डिवाइड करेंगे और x2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जो है हमारा रफ है। ओके, यहाँ पे मैं कर रही हूँ इधर से। सो यहाँ पे क्या है 5/3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो यहाँ पे आएगा 5/2 और यहाँ पे होगा 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 2। तो अब इन दोनों में से मिनिमम कौन है, इसमें से 5/2 है, तो यानी कि ये समथिंग 2.5 है और ये 2 है, तो यहाँ पे इन दोनों में से मिनिमम 2 है, तो ये वाला जो कॉलम है रो है हमारा, ये रो होगा हमारे पास की रो। अब की कॉलम और की रो के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू है इसको बोलेंगे की एलिमेंट। ठीक है, अब फिर हम लोग की एलिमेंट को लेकर के टेबल को इम्प्रूव करना है, तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। यहाँ पे भी वही होगा, जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग। CB, ये B, XB, यहाँ पे सेम X1, X2, S1, S2, यहाँ पे ये वैल्यू तो CJ की वैल्यू सेम रहेगी 1 1 0 0। XB के कॉलम में आएगा X1, S2 की जगह X2 आ रहा है, तो X1 X2, X1 की कॉस्ट है 1, X2 की कॉस्ट है 1, दोनों की 1 1। अब यहाँ पे की एलिमेंट को 1 करना है, तो की एलिमेंट ऑलरेडी पहले से 1 है, तो हमें कुछ भी करना नहीं है, तो पूरे रो को हम लोग वैसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग का जरूरत नहीं है, तो 2 0 1 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे X1 X2 जो है बेसिस में है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा, तो X1 हो जाएगा 1 0 और X2 हो जाएगा 0 1 हो गया। अब हम लोगों को इन सब के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इस पोजीशन की और इस पोजीशन की। तो इस पोजीशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 2 क्रॉस बना डिवाइडेड बाई 1, तो ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास होगा 1/3। ठीक है, सिमिलरली इस पोजीशन के लिए भी करेंगे 1 इंटू 1/3 माइनस 2/3 इंटू 0, सो 1/3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू होगा हमारे पास समथिंग 2/3। ठीक है, अब ZJ माइनस CJ फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 0, 1/3 और ये भी होगा 1/3। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमारे पास आया है वो X1 इक्वल्स टू 1/3 एंड X2 इक्वल्स टू 2। ओके, अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन में बोला था कि X1 एंड X2 जो है इंटीजर होना चाहिए, पर यहाँ पे X1 जो है वो तो फ्रैक्शन आ रहा है और ये इंटीजर नहीं आ रहा है। X2 हमारा ठीक है इंटीजर है, लेकिन X1 हमें इंटीजर चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना स्टेप 3 को देखते हैं। स्टेप 3 में बोला गया है कि टेस्ट ऑल द इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर ऑल XB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड इंटीजर है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है लेकिन इंटीजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड में क्या बोला है, अगर ऑल XB ग्रेटर देन 0 ओके एंड एटलीस्ट 1 XBI इज नॉट इंटीजर देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। तो हमें क्या करना है, हमारे ये वाला सेटिस्फाई करे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को जाना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग इसको यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस स्टेप को लास्ट में समझेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि टू ऑब्टेन, तो एक ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक गोमोरियन कंस्ट्रेंट को ऐड करना होगा। अब इसके लिए हम लोग को क्या करते हैं ना, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा X1 और X2 का वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों के कौन कौन से वेरिएबल्स बोला जा रहा है कि इंटीजर आना चाहिए, तो दोनों वेरिएबल इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे है X1 और X2, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ X1 इक्वल्स टू 1/3 और X2 इक्वल्स टू 2। ओके,
इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें x1 और x2 का फ्रैक्शन पार्ट को लेना है। फ्रैक्शन पार्ट इन द सेंस यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में, सपोज यहाँ पे 1/3 ना हो करके कुछ ऐसा होता, सपोज 5/2। सो 5/2 को हम लोग क्या करते, 5/2 को हम लोग लिखते 2 + 1/2। तो 2 + 1/2, तो 1/2 जो पार्ट था हमारा वो था फ्रैक्शन पार्ट। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने लिया ये ऑलरेडी 1/3, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर हमारा जो है ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है। और ये जो 2 है ये एक इंटीजर है, इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है ये भी 0 है। तो हम लोग यहाँ पे जो है सिंपल ले लेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 5/2, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल हम लोगों को करना है कि मैक्स वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/3 और इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या है, इसका फ्रैक्शन पार्ट है 0। सो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो है 1/3। और ये 1/3 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है x1 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस x1 इज द सोर्स रो। ओके, x1 हमारा सोर्स रो। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा कौन सा सोर्स रो है। सबसे पहले क्या करेंगे, x1 जो भी हमारा वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसका फ्रैक्शन पार्ट को लेंगे, उसके फ्रैक्शन पार्ट में से किस वेरिएबल का फ्रैक्शन पार्ट मैक्सिमम है, जिसका भी फ्रैक्शन पार्ट जो है मैक्सिमम होगा उसको हम लोग बोलेंगे वो हमारा सोर्स रो है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है कि हमारे पास क्या, हमें क्या करना है कि यहाँ पे पहले लिखती हूँ मैं, सोर्स रो निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, जो भी सोर्स रो में जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगे उसमें हमें चेक करना होगा कि सारे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड लास्ट जो फाइनल हमारा टेबल आया था, ऑप्टिमल टेबल, उसमें हम लोग देखते हैं x1 जो है हमारा सोर्स रो है। और इस सोर्स रो में हम लोग देखते हैं ये जो वैल्यू है -2/3 ये निगेटिव में है। तो अगर भी कोई भी वैल्यू निगेटिव में आता है तो हम लोग उसको कैसे लिखना होता है, हम लोग उसको लिखते हैं एज अ सम ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन। ओके, सो ये -2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3 इक्वल्स टू, हम लोग निगेटिव इंटीजर लिखना है, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लिखे कि -1 + 1/3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारे -2/3 के। और एक चीज यहाँ पे इसको लिखने का सिंपलेस्ट एक शॉर्टकट ये भी है कि आप लोग इसको देख सकते हैं, जो भी हमारे पास ये वैल्यू आती है ना मैक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में, उसी से रिलेटेड होता है ये मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, नहीं भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर केसेस में ये उसी से रिलेटेड होता है। तो ये 1/3 लिखे और यहाँ पे ये -1 ये हमारा अलग हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को स्टेप्स को देखने होंगे कि हमारे पास स्टेप्स में क्या बोला जा रहा था। स्टेप 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्टेप 4 में हम लोग को वही बोला जा रहा है कि री राइट ईच XBI एज अ XBI प्लस फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या किए थे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन ही है, कोई भी इंटीजर नहीं है, तो हमें बस इतना बोल रहा है कि जो भी XBI है उसको एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। सपोज अगर 5/2 आता तो हम लोग क्या लिखते, 2 + 1/2, तो उस फॉर्म में लिखते। और XBI जो है इंटीजर पार्ट है और FI जो है उसका पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, और चूज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ XBI। अब हम लोग क्या करना है, मैक्सिमम इसमें से दोनों में से जो है मैक्सिमम को चूज करना है, जैसे हम लोगों ने किया है। और XBI को FK के इक्वल को यहाँ पे इक्वल कर लेना है और उसके बाद हम लोगों को सोर्स लो को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इसको इक्वल टू FK कर दे, नहीं भी कर सकते, सिंपल हम लोग जिसे सॉल्व करें वो भी ठीक है, ये एल्गोरिथम बेस में लिखा है, तो इसको FK कर देना है। ये हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि FK मान लेना चाहिए। और 5th स्टेप में बोला है कि express each negative fraction if any in the source row of the optimum simplex table as a sum of negative integer and non-negative fraction। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव फ्रैक्शन में हम लोगों ने जो भी वैल्यू, सब यहाँ पे एक हमारे पास 2/3 सिर्फ नेगेटिव था, तो हम लोगों ने सिर्फ 2/3 को किया। अगर सपोज सारे वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में आएंगे हमारे सिंप्लेक्स टेबल में, तो हम लोग सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन बना के लिख देंगे। ओके, इसके बाद का स्टेप हम लोग क्या है, इसके बाद हम लोगों को x1 को देखना है। x1 हमारा सोर्स रो है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 को देखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले टेबल को देखेंगे और हम लोग बस इसको इस तरीके से लिखते जाएंगे जैसे मैं लिख रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे ये 1/3 है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ सिंस x1 इज द सोर्स रो we have
x1 को देखेंगे 1/3, xb के वैल्यू को अलग से लेंगे और ये वाला वैल्यू को एक पार्ट में लेंगे, तो xb है 1/3, सो 1/3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x1 क्या है 1 है, तो x1 प्लस x2 है हमारा क्या है 0, तो 0 इंटू x2 0 हो जाएगा, 1/3 s1 है, 1/3 s1 और ये -2/3 s2 है, -2/3 s2। ऊपर वाले लोग रो को लेंगे क्योंकि जो x1 है हमारा सोर्स रो था। अब इसके बाद हम लोग और कोई भी रो को कुछ नहीं करने वाले, बस यही लेना है हमें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, 1/3 इक्वल टू x1 प्लस 1/3 s1, -2/3 को इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर ये -2/3 है तो ये इसके इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा -s2 प्लस s2/3, फाइन। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहां लिखना है कि दी फ्रैक्शनल कट कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं गुमोरिस कांस्टेंट, इज गिवन बाय, क्या होगा हमें बस देख करके लिखना है, ये इक्वल टू का सिंबल हमारे पास है, ये जो इस तरफ में जो s1 s2 लिया है उसको लिखना है, तो हमारे पास जो भी इंटीजर वाले टर्म है उसको हमें इग्नोर करना है, जो फ्रैक्शन में है बस उसको लिखना है। तो ये x1 क्या है, x1 एक के साथ एक इंटीजर है जो कि 1 है, नहीं लेना है हमें इसे। s1 के साथ जो है वो 1/3 है, तो हम लोग s1 को ले सकते हैं, सो s1/3 ले सकते हैं। s2 भी जो है एक इंटीजर है, उसको भी छोड़ देंगे, s2 को ले सकते हैं प्लस s2/3, सो s1/3 प्लस s2/3, और ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल देना है और ये जो वैल्यू है इसको लिख देना है 1/3। अब क्या कर सकते हैं हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लेस देन में इसको कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, s/3 s1। अगर आप लोगों को डुअल सिंप्लेक्स मेथड याद होगा तो वहां पे ऐसे ही करते थे, लेस देन इक्वल टू -1/3। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, लेस देन इक्वल टू का सिंबल था तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल को ऐड किया था, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो एडिशन होगा स्लैक वेरिएबल का, -s1/3 माइनस s2/3 प्लस g1 इक्वल्स टू -1/3। तो ये क्या किए, इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू का सिंबल को हम लोग को कन्वर्ट करके इक्वल टू में हम लोग चेंज कर दिए और एक वेरिएबल को ऐड कर दिए। यहाँ पे जो वेरिएबल ऐड होता है इसी वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं गुमोरिस कांस्टेंट, गुमोरिस स्लैक, इसको g1 को बोलते हैं गुमोरिस स्लैक, वेयर g1 इज गुमोरिस स्लैक, और ये जो पूरा इक्वेशन हुआ इसको बोलेंगे गुमोरिस कांस्टेंट, ओके। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है हमें, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा था कि टू ऑब्टेन एन ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन वी हैव टू ऐड गुमोरिस कांस्टेंट, ठीक है। अब इस वाले कांस्टेंट को हमें ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, यहाँ पे पहले लिख देती हूँ एडिंग, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडिंग दिस अब कांस्टेंट एट द बॉटम ऑफ द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल में ऐड करेंगे। स्टेप्स को देख लेते हैं। स्टेप्स 5 जो है हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टेप 6 में क्या था, स्टेप 6 में था हमारे पास कि फाइंड द फ्रैक्शन कट कांस्टेंट। तो हमें फ्रैक्शन कट कांस्टेंट जो है हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। तो ये जो स्टेप्स किया है ना हमने, ये चीज हमारा स्टेप 6 है, ओके। आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हैं हम लोगों ने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये इसको हम लोगों ने एफ के माना था, यही वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पे ये जो है बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, तो हमने यहाँ पे वो दिया। इस चीज को याद रखने से ज्यादा इजी चीज हमको लगता है इसको यहाँ से सिंपल सॉल्व कर लेना। तो सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सोर्स जो हमारा सोर्स है उसको निकाला, उसके हमने इक्वेशंस को लिए, इक्वेशंस को लेने के बाद हमने सारे फ्रैक्शन पार्ट को लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल करके एक गुमोरी स्लैग, जिसको गुमोरी वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ऐड किया। अब उसको हम लोग सिंप्लेक्स टेबल में ऐड करने जा रहे हैं। तो 7 स्टेप में वही बोला जा रहा है। यहां तक हमने कर लिया। G1 इज द गुमोरियन स्लैक। अब इसके बाद है ऐड द फ्रैक्शन कट कांस्टेंट एट दी obtained in step 6 at the bottom of the simplex table obtained in step 2। so step 2 में जो हमारा simplex table हमें फाइंड आउट हुआ था, उसके बॉटम में हमें जो ये गुमोरियन कांस्टेंट है उसको ऐड करना है एंड फाइंड द न्यू फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड। अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब बस इतना बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास जो वैल्यू आए हैं, ये जो कंस्ट्रेंट आए हैं, इसको हम लोगों को फाइंड आउट, इसको हम लोग को पुट करना है। जो स्टेप 2 में हमारे पास जो सिंप्लेक्स टेबल आए थे उसमें एंड में हमें डाल देना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइनल जो हमारा लास्ट सिंप्लेक्स टेबल आया था उसको हम लोग यहाँ पर सेम कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बना लेती हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने जो है अपना सिंप्लेक्स टेबल वो एज इट इज सेम ऊपर से देख करके यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैंने खाली रखा है क्योंकि इसी में तो हम लोगों को गोमोरिस कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। तो गोमोरिस कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या है, ये वाले वैल्यूज। यहाँ पे जीवन हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहे हैं, ये जीवन जो है एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो एक्स्ट्रा वैल्यू है तो हम लोग उसको यहाँ पे नीचे में ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना हमने बॉटम ऑफ द ऑप्टिमम सिंप्लेक्स टेबल, बॉटम में हम लोग ऐड करेंगे। जीवन का जो कॉस्ट है वो है 0, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें ये जीवन नहीं था, तो यहाँ पे भी 0, जीवन 0, कॉस्ट 0 हो जाएगा। ओके, और ये फर्स्ट और सेकंड वाले में भी जो है हमारे पास जीवन क्या थे, 0 0, क्योंकि जीवन हमारे पास थे नहीं, हमें लास्ट में अभी मिला है एंड में। ठीक है, ये वाले लिखने के बाद जीवन इधर अगर ऐड किया हमने तो ये दोनों 0 0 होगा। फाइन, ओके, अब क्या करना है, इसको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, -1/3, तो यही वैल्यू हमारे पास XB की वैल्यू होती है -1/3। हम जानते हैं पहले हम लोगों ने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में भी जो XB की वैल्यू लिखी थी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखी थी, तो यहाँ पे भी जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है वो हमारा XB का वैल्यू होगा। और ये जो वैल्यूज होंगे ये हम लोग अपने यहाँ पे इस वाले टेबल में पुट करेंगे। तो x1 x2 0 0 है, 0 0, s1 की वैल्यू है -1/3, s2 की भी वैल्यू है -1/3 और g1 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपना टेबल बना लिया। सेम हम लोग zj माइनस cj को फाइंड आउट करेंगे, cb इंटू xj माइनस cj, यही वाला फॉर्मूला जो ऊपर इस वाले में हम लोगों ने लिखा था, इसको यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 1/3, 1/3, 0। ठीक है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वी अप्लाई डुअल सिंप्लेक्स मेथड। फाइन, डुअल सिंप्लेक्स मेथड में गाइस हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना होता है ना, पहले वो वेरिएबल्स को हमें फाइंड आउट करना होता है जो बेसिस से बाहर जा रहा है। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड में क्या करते थे, जो बेसिस के अंदर जा रहा होता है ना पहले उसको देखते हैं, बाद में बेसिस से बाहर जाने वाले को देखते हैं। बट डुअल सिंप्लेक्स मेथड में सबसे पहले ये देखेंगे कि बेसिस से बाहर कौन जा रहा है। सो बेसिस से बाहर जो है हमारा वेरिएबल जा रहा है जीवन, क्योंकि जीवन जो है वो निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव है तो यही हमारा जो वो वैल्यू है जो हमारा बेसिस से बाहर जाएगा। सो जीवन के यहाँ पे इस तरीके से मैं मार्क कर देती हूँ। ठीक है, जीवन बाहर जाएगा, किसकी जगह पे, अब ये अंदर कौन जाएगा, तो अंदर जाने के लिए हम लोग इस डुअल सिंप्लेक्स मेथड में फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम रेशियो। अब ये मैक्सिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, आप लोग को याद होगा, zj माइनस cj डिवाइडेड बाई की रो क्या है हमारा, जीवन हम लोग बाहर लेके जा रहे हैं तो जीवन हमारा की रो होगा, और कंडीशन है कि जीवन जो है वो लेस देन 0 ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्स किसका निकालना है हमें, देखिए जीवन लेस देन 0 कहाँ पे है, तो ये जो है जीवन लेस देन 0 नहीं है, ये इक्वल टू 0 है, तो इस केस को नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। ये वाला लेस देन 0 है और ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो इन दोनों केस के लिए यानी कि S1 और S2, सॉरी यहाँ पे S2 होगा, सो S1 और S2 के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम रेशियो निकालेंगे। तो क्या होगा 1/3, सॉरी पहले zj माइनस, हाँ, तो 1/3 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1/3, तो ये आ जाएगा -1, और सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा -1। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक टाई हो चुका है। सो वी चूज एनी वन, सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वी चूज S1 एज इंटरिंग वेरिएबल। हम लोग S1 को चूज कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ S2। ठीक है, S2 को दोनों टाई कर गया तो दोनों में से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। तो S1 क्या होगा हमारा, अंदर जाएगा, ये वाला S1 को मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, S1 अंदर जाएगा, जीवन बाहर आएगा, और इन दोनों के साथ में जो हमारे इंटरसेक्शन में जो वैल्यू है वो है -1/3 जो होगा बनेगा हमारा की एलिमेंट। अब टेबल को इम्प्रूव करते हैं, तो टेबल इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। cj की वैल्यू को लिखेंगे 1 1 0 0 0। ठीक है, बेसिक्स के कॉलम में वैल्यू आएगा x1 x2 और जीवन की जगह आएगा S1।
ठीक है। इसकी कॉस्ट है 110, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को सेम प्रोसेस यूज करना है जो पहले सिंप्लेक्स मेथड में यूज कर रहे हैं, यहाँ डुअल सिंप्लेक्स मेथड में भी वही करना है। हम लोगों को की एलिमेंट को 1 लाना है, तो इसको 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं -3 से। अगर इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो पूरे रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें पता है कि जो हमारे पास बेसिस में वेरिएबल होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी देखिए x1 x2 g1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे भी होगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। x1 पहले है तो 1 0 0, x2 होगा 0 1 0, इसके बाद s1 है तो 0 0 और नीचे 1 है, ठीक है। ये बन गया। अब सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले पोजीशन के लिए वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे 1/3 है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 माइनस ऑफ -1/3 इंटू 1/3, ये दोनों को, और डिवाइडेड बाई की एलिमेंट यानी कि -1/3, इसको करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आएगा ये 0, सेम यहाँ पे 2 आएगा। इसके लिए निकालेंगे तो आ जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई -1/3, की एलिमेंट से डिवाइड भी करना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे -1 1 1 0 और ये -3। यहाँ पे सेम प्रोसेस से zj माइनस cj को निकालेंगे। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 माइनस cj यानी कि -1। सो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1 0, ये 1 - 1 0, ये 0 0 0, यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास 1 1 1 0 0 और ये वैल्यू आएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ऑल zj माइनस cj जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन है 0 है या तो इक्वल टू 0 है। यहाँ पे ऑल zj माइनस cj, ठीक है। एंड एक्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो एक्स बी है यानी कि ये वाली कॉलम्स ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ऑल्सो ऑल रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल x1, x2 आर इंटीजर, तो यहाँ पे जो x1 x2 जो है वो भी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर आ रहे हैं, x1 0 x2 2, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, और हमारे पास क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, x1 इक्वल टू है 0, x2 इक्वल टू है 2, मैक्स z इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2। अब ये मैक्स z इक्वल टू 2 कैसे हुआ, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास मैक्स z इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो x1 है हमारे पास 0, x2 है हमारे पास 2, सो 0 + 2 क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो गाइज मैं आप लोगों को एक बार ये फिर से दिखा दे रही हूँ, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर से ले सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पेज, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये है हमारा, इसके बाद हम लोगों ने ये वाले प्रोसेस किए। सिंप्लेक्स मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया। सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करने के बाद जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया उसके बाद हम लोगों ने सोर्स रो को फाइंड आउट किया, जो हमारा मैक्सिमम, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शन आएंगे उससे हम लोगों ने सोर्स रो को फाइंड आउट किया। और उसके बाद हमने गोमोरियन कॉन्स्टेंट लिखे, ठीक है। गोमोरियन कांस्टेंट लिखने के बाद हमने उस कांस्टेंट को अपने सिंप्लेक्स टेबल के जो है एंड में जो है हमने बॉटम में ऐड किया। उसके बाद उस चीज को हम लोगों ने डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। डुअल सिंप्लेक्स मेथड से जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, जो टेबल आया उसमें हमारे पास x1 x2 की वैल्यू जो थी वो इंटीजर आ गई थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे तो हमारे पास x1 x2 की वैल्यू इंटीजर आ गई, लेकिन तब क्या होगा जब हमारे पास इतना प्रोसेस करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू इंटीजर नहीं आई। इसके बाद भी क्या होगा, हमारे पास सपोज zj जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, xb भी जो है सारा का सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, लेकिन जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स है x1 x2 यहाँ पे हमारे पास इंटीजर ना आके यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में आ जाता तब क्या करते। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते, फिर से गोमोरियन कांस्टेंट G2 को हम लोग ऐड करते। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व करेंगे। मिक्स्ड इंटीजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस केस को भी हम लोग इसमें उस वीडियो में देख लेंगे। सो गाइज ये थी हमारी आज का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और
अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।